皆様こんにちは。 Ladies and gentlemen, good afternoon and namaskar. First and foremost, I would like to extend my heartfelt gratitude to Prime Minister Modi and the people of India for your warm hospitality on the occasion of my visit to your country. You called me a beautiful younger sister, Prime Minister Modi. But at the small meeting before the big meeting, we confirmed that we are on the same page and develop this relationship as brother and sister. Japan and India must leverage our respective strength to become stronger and more prosperous together. In the midst of international affairs in disarray, the establishment of such intercomplementary cooperative relationship has become ever more important. From such perspective, as Prime Minister Modi and I engaged in discussions over diverse issues, we again were reminded of the many goals we share. And we confirmed to place the following 3 points at the center of our cooperation. मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाईची जी। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश और मैं हूं आयुष। दोस्तों, अभी जो बयान आपने सुना वो केवल कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नए इमोशनल डॉक्ट्रिन की शुरुआत है। जब दो देशों के राष्ट्र प्रमुख सार्वजनिक मंच पर खुद को भाई बहन बताते हैं तो वे दुनिया के सामने एक सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट गारंटी पेश करते हैं। चीन की विदेश नीति हमेशा लेन देन और दबाव पर आधारित रही है। जापान की पहली महिला पीएम का पीएम मोदी को बड़ा भाई कहना बीजिंग के उस प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करता है जिसमें वो दावा करता है कि भारत के पास भरोसेमंद मित्र नहीं है। ये भाई बहन का संबंध एक सामरिक कवच है। इसका मतलब है कि अगर एक पर संकट आया तो दूसरा चुप नहीं बैठेगा। ताकाईची ने आते ही स्पष्ट कर दिया कि पूर्व पीएम शिंजो आबे ने भारत जापान दोस्ती की जो नींव रखी थी वे उसे अब पारिवारिक स्तर पर ले जा रही हैं। ये कूटनीतिक शिफ्ट है। अब फाइलें टेबल पर नहीं बल्कि एक ही मेज पर होंगी। ताकाईची दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला है और पीएम मोदी के विजन के साथ खड़ी हैं। ये भारत की सॉफ्ट पावर की जीत है। ये संबोधन दिखाता है कि भारत अब दुनिया का वो ध्रुव है जिसके बिना वैश्विक समीकरण पूरी तरह से नहीं हो सकते। अब सवाल यह है कि क्या जापानी पीएम का पीएम मोदी को बड़ा भाई कहना महज एक शिष्टाचार है या इसके पीछे चीन को घेरने की कोई बहुत बड़ी साजिश है। और सबसे बड़ा सवाल कि अब ताकाईची ने भी क्या मान लिया है कि भारत के बिना एशिया का अस्तित्व मुमकिन नहीं है। चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब मित्र देश के इस खास एपिसोड में। अब सबसे पहले हम वो बयान आपको सुनाते हैं जिसने चीन की रातों की नींद उड़ा दी। The updated FOIP, Free and Open Indo-Pacific, which focuses on self-reliance and resilience to realize FOIP. On the other hand, Prime Minister Modi positions the ocean as a shared space that supports regional stability and growth and is promoting the Mahasagar, the Great Ocean Initiative for countries across the Indian Ocean to defend their sovereignty and the sea through their own efforts, which is perfectly aligned with FOIP. Thus, we agreed to deepen the strategic cooperation between Japan and India to achieve such common goals. Expansion of maritime security cooperation is especially important for regional peace and stability. Taking the opportunity of our visit, a destroyer of Japan's maritime self-defense force and an India Navy vessel are planning to engage in joint exercise. तो सुना ना आपने, ये बयान सीधे तौर पर साउथ चाइना सी से इंडियन ओशियन तक चीन की विस्तारवादी नीति पर एक कड़ा प्रहार है। ताकाईची ने पहली बार जापान के सुरक्षा विजन को भारत के महासागर यानी कि मैरीटाइम अवेयरनेस फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ के साथ आधिकारिक तौर पर जोड़ दिया। चीन ने भारत को घेरने के लिए जो बंदरगाहों की चेन बना रखी है उसका जवाब अब भारत जापान मिलकर दे रहे हैं। जापानी डिस्ट्रॉयर का भारतीय तटों पर आना एक मिलिट्री सिग्नल है। इसका अर्थ है कि हिंद महासागर अब किसी एक की जागीर नहीं रहेगा।
यहाँ से मेक इन इंडिया का नया अध्याय शुरू होता है। जापान अब अपनी घातक नौसैनिक तकनीक जैसे कि यूनिकॉर्न एंटीना भारत को देगा और ये तकनीक भारत को उन देशों की लिस्ट में खड़ा कर देगी जिसके पास अत्याधुनिक रडार सिस्टम है। ताकाइची ने सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया और ये भारत के आत्मनिर्भर भारत का जापानी समर्थन है। अब दोनों देश मिलकर वैश्विक समुद्री नियमों यानी कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर को तय करेंगे, न कि किसी महाशक्ति के दबाव में आएंगे। To organize the next Japan-India 2+2 before the end of the year. Second, promotion of Japan-India cooperation in the area of economic security and energy security. As both countries face challenges such as economic weaponization and non-market practices, we need to urgently build resilience in our critical minerals supply chains. Further, in the area of energy security impacted by the Middle East situation, both Japan and India bear the responsibility to provide for region-wide energy security as I presented in Power Asia. That is why we have released a document for public and private sectors, a joint statement to engage in concrete action for economic security cooperation. Under the Power Asia initiative, we will launch a bilateral dialogue. ताकाइची का ये बयान बीजिंग की डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी और सप्लाई चेन डोमिनेंस पर सबसे बड़ा हमला है। ताकाइची ने बिना नाम लिए चीन को आर्थिक आतंकी की श्रेणी में खड़ा कर दिया जो व्यापार को हथियार की तरह यूज करता है, इस्तेमाल करता है। लेकिन 10 ट्रिलियन येन का ये निवेश भारत की अर्थव्यवस्था में एक ऐसा इंजन लगाएगा जो 2047 तक विकसित भारत के सपने को हकीकत में बदल देगा। ये पैसा केवल बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं है बल्कि सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई के लिए है। जापान भारत को दुनिया की डिजिटल फैक्ट्री बनाना चाहता है। दुनिया चिप्स और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए चीन पर निर्भर है। जापान का निवेश अब भारत में उन मिनरल्स की प्रोसेसिंग इकाइयां लगाना है। ये चीन के उस घमंड को तोड़ेगा कि वो जब चाहे दुनिया को चक्का जाम नहीं कर सकता है। ऊर्जा सुरक्षा पर ताकाइची का जोर बताता है कि जापान भारत को खाड़ी देशों की अस्थिरता से बचाने के लिए मदद करेगा। ये रणनीतिक रूप से भारत को अभेद्य बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम और बयान भी है। अब अगला बयान सुनिए। Under the Power Asia initiative, we will launch a bilateral dialogue to strengthen India's petroleum stockpiling system. Japan also supports India's membership of the IEA. In the area of energy transition, India has set a goal of leveraging cooperatives to secure energy from cow feces to build 1,000 biogas plants. In order to contribute to its achievement, we are launching the Japan-India Cooperative Biogas for Growth or CBG initiative that was introduced by Prime Minister Modi. अब ये अगला बयान बताता है, दिखाता है कि भारत जापान की दोस्ती अब केवल रॉकेट और हाई स्पीड बुलेट ट्रेन तक सीमित नहीं रह गई है बल्कि ये कॉमन मैन और किसानों की रसोई तक पहुंच चुकी है। ये पीएम मोदी की जमीनी कूटनीति का सबसे बड़ा प्रमाण है। जापान की बायोगैस तकनीक दुनिया में सबसे अच्छी है, सबसे आगे है। भारत के 1000 गांव में जब ये प्लांट लगेंगे तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कायाकल्प कर देंगे। किसानों को गोबर से पैसा मिलेगा, मुफ्त खाद मिलेगी और गांव को बिजली मिलेगी। ये भारत की सॉफ्ट पावर और जापान की हाई टेक का संगम है। भारत और जापान मिलकर दुनिया को बता रहे हैं कि वे केवल ग्लोबल वार्मिंग पर भाषण नहीं देते हैं बल्कि जमीनी स्तर पर समाधान यानी कि बायोफ्यूल पैदा करते हैं। ये पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने में भारत को वैश्विक नेता बना देगा और ताकाइची ने जिस तरह से विकसित भारत शब्द का इस्तेमाल किया वो ये साबित करता है कि जापान ने भारत की 20 साल की विकास योजना को अपनी योजना मान लिया है। ये एक देश का दूसरे देश के विजन पर अंधा भरोसा है। Strongly supporting our two countries to achieve such common goals are the business community representatives who are participating in the delegation from Japan. During this visit, around 120 cooperation documents between Indian and Japanese companies, including 2 trillion yen scale investment, were announced.
It is a desire to forge a path toward future in India and Japan through unified efforts of public and private sectors. Next year marks the 75th anniversary of diplomatic relations, and I would like to seize this opportunity to further bring in closer together the people of our two countries. Under the India-Japan Special Strategic Global Partnership, as trusted partners that share strategic direction, together with my bigger brother, Prime Minister Modi, I will lead the India-Japan relations going forward to a new phase. I look forward to welcoming Prime Minister Modi in Japan next time. Thank you very much. अब ये जो बयान है वो बयान इस ऐतिहासिक यात्रा का फाइनल रिपोर्ट कार्ड है। 120 समझौते ये बताते हैं कि शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा हो जहां भारत और जापान एक दूसरे के पूरक न बने हो। 2 ट्रिलियन येन का तत्काल निवेश ये बताता है कि जापान अब और इंतजार के मूड में नहीं है। वो भारत को चीन के विकल्प के रूप में तैयार करना चाहता है। यानी अगले साल जब दोनों देशों की दोस्ती के 75 साल पूरे होंगे तब तक भारत में कई जापानी प्रोजेक्ट जमीन पर उतर चुके होंगे। और ताकाइची ने न्यू फेज की बात की, जिसका अर्थ है स्पेस एक्सप्लोरेशन यानी चंद्रमा मिशन, हाई स्पीड कनेक्टिविटी और सैन्य साजो सामान का ज्वाइंट एक्सपोर्ट। खैर, जापानी पीएम का यह दौरा यह साबित करता है कि भारत का युग, भारत की विदेश नीति केवल दोस्ती पर नहीं बल्कि साझा भविष्य पर टिकी है। जहां चीन अकेला पड़ रहा है, वहीं भारत ने भाई बहन और मित्र देशों का एक ऐसा जोरदार ग्लोबल क्लब बना लिया है जो 21वीं सदी को एशिया की सदी नहीं बल्कि भारत की सदी बनाने जा रहा है। अब अंत में मेरा आपसे सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या भाई बहन वाला जो ये संबंध, ये जो रिश्ता है वो कितना आगे बढ़ेगा और क्या ये चीन को टक्कर दे पाएगा? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलते हैं मित्र देश के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।